नमस्कार, आप अपनी बात देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। जयपुर के महेश नगर गोपालपुरा इलाके में उत्कर्ष कोचिंग क्लास के दौरान रविवार को दमघोटू गैस रिसाव और दुर्गंध की घटना में 9 स्टूडेंट और एक कुक समेत 10 लोगों के बेहोश होने की घटना खतरे की घंटी बजा दी है। इस हादसे ने कोचिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले हजारों स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश भर में बेतरतीब तरीके से बनी सरकारी गाइडलाइंस की पालना के चल रहे कोचिंग सेंटर्स के रवैये और गाइडलाइंस की पालना नहीं करवाने वाले तमाम विभागों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बेहोश हुए छात्र छात्राओं के मामले की जांच के लिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पता लगाया जा रहा है कि गैस का रिसाव कहां से हुआ है। एफएसएल की टीम ने सीवरेज के पानी का सैंपल भी लिया है। दूसरी ओर पुलिस ने झड़प के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी सहित कई छात्र नेता समर्थक छात्रों के साथ धरने पर डटे रहे तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इससे पहले एसीपी सोडाला योगेश चौधरी, महेश नगर थाना पुलिस समेत 6 थानों की पुलिस मौके पर बुलानी पड़ी थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कोचिंग सेंटर्स को कोचिंग हब में शिफ्ट करने की मांग सरकार से की है। हालांकि ये बात अलग है कि गहलोत खुद अपनी सरकार में यह काम नहीं करवा सके। दूसरी ओर उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि पूरा मामला मेरे संज्ञान में है। जिसने भी लापरवाही की है, जहां भी गड़बड़ी हुई है, उस पर एक्शन होगा। जांच कमेटी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले में लीपापोती नहीं होगी। उत्कर्ष कोचिंग के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और राजस्थान में गाइडलाइंस को सख्ती से लागू किया जाएगा। नगर निगम के उपायुक्त ने आशंका जताई है कि किसी छात्र ने क्लासरूम में स्प्रे ले जाने की भी यहां पर संभावना हो सकती है, लेकिन जांच पूरी होने तक कुछ भी कहना मुश्किल है। दरअसल गैस रिसाव के कारणों की जांच में एफएसएल की टीम जुटी हुई है और पता लगा रही है कि किन कारणों से स्टूडेंट्स बेहोश हुए, दुर्गंध और गैस कहां से आई, कौन सी गैस के रिसाव से स्टूडेंट्स का दम घुटने लगा और वो बेहोश हुए, कोचिंग संस्थान ने किन किन नियमों का उल्लंघन किया है। हादसे के बाद से छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आरोप यह है कि उच्च अधिकारियों से सेटिंग का खेल करके एक एक बैच में सैकड़ों बच्चों को क्लास में बैठाया जाता है। कोचिंग क्लास जहां चल रही थी वहां सिर्फ एक ही दरवाजा था। बच्चों का दम घुटने लगा तो अफरा तफरी में वो भागने लगे और भगदड़ मचने पर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती थी। कोचिंग सेंटर के आसपास पीजी और किचन भी चल रही हैं। फायर एनओसी थी नहीं। क्या जिस बिल्डिंग में कोचिंग चल रही थी वो वैध है या नहीं? क्या जेडीए में भवन मानचित्र अनुमोदन है? क्या नियमानुसार और नक्शे के मुताबिक भवन बना हुआ है? क्या कोचिंग चलाने, पार्किंग, फायर एनओसी, स्टूडेंट्स की सही आंकड़ा और टैक्स सरकार को उपलब्ध कराया गया था? इन तमाम बातों की जानकारी जुटाई जा रही है। क्या कोचिंग क्लास में कोई स्टूडेंट चिली या पेपर स्प्रे लेकर आया जो कि लीक हो गया? स्टूडेंट्स का आरोप है कि पिछले 15 से 20 दिन से गंध आ रही थी। उन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 201 नंबर हॉल में रीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स की क्लास में यह घटना हुई। वहां एक ही एंट्री और एग्जिट गेट है। क्लासरूम में मौजूद शिक्षक से इसकी शिकायत की गई थी। छात्रों का कहना है कि बेहोश हुए विद्यार्थियों को करीब आधे घंटे तक कोचिंग के दफ्तर में ही रखा गया। इसके बाद हालात ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। इतनी देरी क्यों की गई? अपनी बात में इसी मुद्दे पर आज एक्सपर्ट पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। उसके बाद तुरंत हम पुलिस मौके पर गए थे। वहाँ मौका मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी क्योंकि वो क्लासरूम काफ़ी बड़ा है। तो हो सकता है कि बच्चों को सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से बच्चे बेहोश हो। हाँ, वो किचन जो वेस्ट है मतलब कुल मिला के किचन में तड़का लगा उसकी गैस की फैक्ट्री है। अच्छा। और गटर प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं आया है कि ये कह सकें कि गैस की वजह से आया। सीवरेज का आसपास में कोई ऐसा कारण ही नहीं बनता है कि जहाँ सीवरेज की जांच में क्या सामने आया है? अब तक की जांच में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं आया कि किसी और भी ऐसी वजह हो सकती है कि कोई और स्टूडेंट्स भी कोई स्प्रे वगैरह भी कर दे। ये में घटना भी हो सकती है क्योंकि
क्या घटना है वो थोड़ा सा सीसीटीवी फुटेज के सैकड़ों बच्चे थे, केवल असर 10-12 पर हुआ है। ये अभी कैसे बता सकते हैं, अभी थोड़ा जांच का विषय है ना, कैसे क्या कारण हुआ कि एक कॉर्नर में ही घटना हुई, तो थोड़ा सा उसके समझ। मैं कह रहा हूँ बीते दिनों आप लोगों ने 2 कोचिंग सेंटर सीज किए थे, उसके बाद उनकी सील खोल दी गई थी। उसी तरह की कार्रवाई क्या दोबारा होगी? नहीं, वो सारी नियमानुसार कार्रवाई करके ही की गई है और इसमें अभी हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक प्रथम दृष्टया सारे जो कैंपस कमरा था उसमें हम 2-3 दृष्टि से जांच की थी, क्या कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट से जांच या कोई सीवर की बदबू है या कोई एसी फॉल्ट की वजह से या कोई अन्य, चूंकि फॉरेंसिक भी जांच रही है तो प्रथम दृष्टया कमरे में कहीं भी कोई ये पता नहीं चल पा रहा है कि बदबू या ये कारण क्या रहा। तो गैस लीकेज है? वो अभी मैंने बात बताया ना, ऐसा कोई कारण ही नहीं। अब इसको थोड़ा विस्तृत जांच देने के लिए समय चाहिएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कल की जो घटना हुई है ये चिंताजनक घटना है, क्योंकि हमारे बच्चों की प्रतिभा को और इस स्वास्थ्य को और उनकी सुरक्षा को लेकर हम जिस तरह से चिंतित हैं उसको लेते हुए हमने एक कमेटी गठित करके जांच करवा रहे हैं, क्योंकि आगे कहीं भी ऐसी अप्रिय घटना कहीं हो नहीं, इसके लिए और सभी शिक्षण संस्थाएं, सभी इंस्टीट्यूटों को भी हम ये गाइडलाइन जारी करके उनको सब जगह हिदायत देंगे कि कहीं भी ऐसा कोई भी कोताही बरती नहीं जाए, जिससे कि हमारे जो देश का भविष्य है उनके साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हो। तो हम निश्चित रूप से इसकी जांच अभी सामने आ जाएगी और जो गलतियां, जो कमी खामी रही है उस पर कार्रवाई भी होगी। तो चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कनिष्क गौड़ हैं, कोचिंग एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। ओपी गुप्ता हमारे साथ, पूर्व फायर कमिश्नर जयपुर, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल कुमार गोठवाल हमारे साथ, पूर्व आरपीएस है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर जेपी कपूर हमारे पास, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। शुरुआत में कनिष्क गौड़ जी से करना चाहूंगी। कनिष्क, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कोचिंग संस्थानों में मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जो ये घटना सामने आई है, इससे अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर कोचिंग संस्थानों की तरफ से दी जा रही है कि आज ये घटना देखने को मिली है? जी, सबसे पहले कोचिंग संस्थानों को अपना सिक्योरिटी सिस्टम दुरुस्त करने की जरूरत है। फायर, हेल्थ सेफ्टी हैजर्ड से बचने के लिए उनको जरूरी है कि एक मिनिमम लेवल की सेफ्टी इक्विपमेंट वो बना के रखें, ताकि इस तरह की गतिविधि बारी बारी ना हो सके। और ये आज की बात नहीं है, हमने पहले भी देखा था जब दिल्ली शहर में फ्लडिंग हुई थी, तभी भी कुछ बच्चे कोचिंग संस्थान के एक बेसमेंट में अपनी जान गंवा गए थे। तो इस समय ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रावधान लाया जाए, जी जी, जिससे जो भी ऐसे कोचिंग संस्थान है वो एक मिनिमम लेवल ऑफ सेफ्टी जरूर फॉलो करे, ताकि ये गैस से जुड़ी हुई या सिचुएशन या फिर फायर से जुड़ी हुई सिचुएशन या हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड से जुड़ी सिचुएशन बारी बारी ना आ सके। आज की तारीख में इतने कोचिंग संस्थान खुल गए हैं तो उनके लिए कोई ना कोई एक मिनिमम रिकमेंडेशन ऑन ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये गतिविधियां बारी बारी हो रही हैं। तो एक मिनिमम बेसलाइन क्रिएट करने की जरूरत है और उसके अलावा मॉनिटरिंग की जरूरत है कि कोई भी ऐसा संस्थान खुल रहा है वो एक मिनिमम लेवल की सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, ताकि इस तरह के मामले बारी बारी ना हो। और पेरेंट्स को भी ये जरूरी है देखना कि वो अपने बच्चों को ऐसे संस्थानों में भेजे जहाँ पे एक मिनिमम लेवल की सेफ्टी हो, जहाँ बच्चे सेफ हो, क्योंकि काफी जगह जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो जी। वहाँ पे भगदड़, अफरा तफरी का माहौल और स्टैम्पीड की वजह से भी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल। ओपी गुप्ता जी से इस पर जवाब लेंगे। ओपी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो कोचिंग संस्थान में वहां पर फायर सेफ्टी को लेकर कितनी जरूरत है व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की, साथ ही जो भी सिक्योरिटी के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइंस होती हैं कोचिंग संस्थानों की, वो जो है धरातल पर नजर नहीं आ रही है, जिससे कि घटनाएं हो रही हैं। क्या कुछ फायर सेफ्टी के लिए कोचिंग संस्थानों को निर्देश सरकार की ओर से दिया जाता है? देखिए, फायर सेफ्टी का जहाँ तक सवाल है, फायर की एनओसी तो इन्होंने ली हुई है, लेकिन क्या है कि जैसे फ्लोर इनकी ग्राउंड +2 होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 5 फ्लोर्स तक इसको चला रखा है। दूसरा क्या कहते हैं, इन्होंने पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ रखी है, और एक एक क्लास में जहाँ जो कैपेसिटी तो है 40-50 स्टूडेंट की,
और 200 स्टूडेंट्स एक एक क्लास में रखते हैं, इससे दमघोटू वातावरण ऑटोमेटिक हो जाता है। सारे खिड़की दरवाजे बंद थे और उसको एक गेट था वो भी बंद था, तो ऑटोमेटिकली अगर कोई छात्र कोई छोटी मोटी स्प्रे करेगा तो भी दम घुटने लग जाएगा। तो बिल्कुल। फायर वो जो सेफ्टी के मेजरमेंट हैं वो तो ये फॉलो करते ही नहीं है। किसी भी कोचिंग संस्थान में जाके देख लीजिए आप, मतलब खड़े तक स्टूडेंट मिलेंगे 3-3 मंजिलों में, वो दो दो एक एक टीचर 3-3 मंजिलों को एक साथ पढ़ा, सब जगह वो एलईडी लगा रखे हैं और वो पढ़ाते हैं। जी। तो फायर तो एक तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक क्लास में कैपेसिटी से डबल ट्रिपल स्टूडेंट रखते हैं ये। और दूसरा क्या है कि मतलब कमरे छोटे हैं और स्टूडेंट ज्यादा है, बिल्कुल सही कहा आपने। और ठीक है। वेंटिलेशन का और उसका पूरा साधन उपयोग नहीं कर रहे हैं ये। इस पर अनिल कुमार गोटवाल जी को मैं जोड़ना चाहूंगी। अनिल जी देखिए, 100 छात्रों के कैपेसिटी के यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं क्लासरूम में, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर इससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और ऐसी अगर घटना हो जाती है तो अफरा तफरी का माहौल तो बिल्कुल होगा। ऐसे में प्रशासन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे कोचिंग संस्थानों की जो अनदेखी हो रही है नियमों की, इस पर एक्शन लिया जाए ताकि इस तरीके के मामले सामने ना आए, छात्रों को जो परेशानी हो रही है इससे उन्हें राहत मिल पाए। शिवानी जी देखिए, राजस्थान में पिछले दिनों भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। दिल्ली की घटना मुखर्जी नगर की हुई, उसके पश्चात राजस्थान के अंदर भी एक ड्राइव चलाया गया है नगर निगम के द्वारा। तो ये जो बिल्डिंग बायलॉज कमेटी है, इन्होंने कुछ नॉर्म्स और फिक्स करे हैं राजस्थान के लिए। और यहाँ ये इतना ही नहीं है, एक बहुत बड़ा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने वो एक सरकारी हब बना के दिया कि जिसके अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं दी है। यहाँ पर जो ये गोपालपुरा के पास में जो भी संस्थान, एक नहीं सारे ही चल रहे हैं, वो अवैध निर्माण है। ना तो इनके ऊपर कॉमर्शियल एक्टिविटीज का है, ना बायलॉज का कोई इन्होंने वो किया है कि कितना सेटबैक छूटेगा, 15 फीट है, 20 फीट आगे है, ये है। तो उससे एक वातावरण ऐसा पर्यावरण और उसमें हवा पानी जो आने जाने का है, जो लाइट आने का है, वो सारा इन्होंने बंद कर दिया और 2 मंजिल की जगह 5 मंजिल खड़े कर लिए। तो ये वातावरण दम घोटू तो खुद ही बन गया वहां एक ऐसा। और पास में ही ऐसा इस पीजी चल रहा है या उसकी छौंक लग रही है या ये है। मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी चीजों के वजह से, या सीवर लाइन का कोई कहते हैं कि मीथेन गैस इसके अंदर हुई, तो मीथेन गैस एकदम नहीं हो सकती है, वो कहीं ना कहीं से आई होगी, या इसके अंदर मिस्चीफ भी हो सकती है। मिस्चीफ की जैसी अभी बातें सामने आ रही है कि कोई ब्लैक पेपर स्प्रे भी कुछ ऐसा है, क्योंकि एक ही पॉकेट या एक ही साइड के अंदर ऐसा हुआ। तो ये सारी संभावनाएं हैं, लेकिन इन सब से बचा जा सकता है। अब बात यह है, प्रशासन ने उसको कर दिया, एक 6 सदस्यीय कमेटी तय करेगी कि ये कहां से होगा। भाई दी भाई, इस जांच के अंदर समय लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो स्टूडेंट है, 27 तारीख को इनकी परीक्षा है, तो बाकी के कोचिंग इंस्टीट्यूट तो शुरू है और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया बंद, या इसके पास वाला। तो वहाँ छात्र अभी देखा है मैंने, और उसके अंदर वो विरोध दर्ज करा रहे हैं कि भाई हमें भी तो कुछ वो दे दें हमारा 27 तारीख को। तो प्रशासन को ये चाहिए कि उनको ऑल्टरनेट व्यवस्था के लिए कुछ जो भी कोचिंग उनका चल रहा है, तो वो कहीं ऐसा नहीं है कि इस कारण से कहीं वो पीछे रह जाए। तो ये भी एक सोचने की बात है प्रशासन के सामने। रहा सवाल इसका कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपनी जगह सही है, छात्र जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो विरोध दर्ज कराने का एक जो भी शांतिपूर्वक करा रहे हैं वो भी हुआ जा सकता है। एफएसएल ने वहां से कुछ नमूने उठाए हैं और बाकी जो नगर निगम के बायलॉज हैं उनके अनुसार बाकी सभी पे कार्रवाई देके, कोई नोटिस देके, या इसको शिफ्टिंग का कोई एक समय निर्धारित करके अगर होता है, तो मैं ये कह रहा हूँ प्रशासन को, हमारे पास जो व्यवस्था है, हाउसिंग बोर्ड ने वो पूरा कोचिंग हब बनाया है, उसको हम क्यों नहीं प्रशासन उस तरफ देख के और काम में ले रहा है। बिल्कुल सही मेरा कहा ऐसा मानना जी, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि इसके ऊपर प्रशासन को दोनों तरफ से सोचना चाहिए आज की तारीख के अंदर, क्योंकि 27 तारीख को एग्जाम भी है और ये भी नहीं है कि ये घटना इसकी पुनरावृत्ति हो। वो उसके लिए जो 6 सदस्यीय कमेटी है वो बनाई है, तो वो अपनी रिपोर्ट जल्दी से देखे और इस पे कार्रवाई करे, ताकि बच्चों के भविष्य को भी हम मद्देनजर रखते हुए और
इन कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध भी जो नियम ठीक है विरुद्ध सर। कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई कर। ठीक कहा सर आपने। डॉक्टर जेपी कपूर से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये एक बड़ी लापरवाही है, जानकारी तो ये भी है कि जब यहाँ पर स्टूडेंट्स 15-20 दिनों से कंप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ दुर्गंध आ रही है, बावजूद इसके अनसुना किया गया और छात्र जब इस गैस के रिसाव से बेहोश हुए तो उन्हें 1 घंटे तक कोचिंग संस्थान में के दफ्तर में ही रखा गया था। उन्हें अस्पताल भी पहुंचाने की जहमत नहीं उठाएगी। जब हालात खराब होने लगे तब उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कुल मिलाकर एक बड़ी लापरवाही नजर आ रही है कोचिंग संस्थान की ओर से। तो आपने इसमें मेरे से 2 सवाल पूछे। पहली चीज, जो गैस की गंध आ रही थी, तो हम जानते हैं कुछ गैसेस होती हैं ऐसी, जैसे कि मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, जो सीवर से निकलती हैं, और अगर आसपास भी सीवर होगा तो उसकी स्मेल उस क्लासरूम तक आ सकती है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसी गैसेज हैं जो उनको कहते हैं न्यूरोटॉक्सिक गैसेस, जो किसी को भी ज्यादा मात्रा में अगर मिल जाएं तो वह बेहोशी की हालत में जा सकता है। तो एक विस्तार से जांच होनी चाहिए कि ये कौन सी गैस थी जिन्होंने बच्चे को बेहोश कर दिया। बहुत विस्तार से इस जांच की जरूरत है, क्योंकि स्मेल बच्चों ने कहा कि वहां पे 10-15 दिनों से आ रही थी। और कई बार तो ऐसी भी, जैसे मीथेन की बात करें जो आती है सीवर से, या हाइड्रोजन सल्फाइड जो सीवर से आती हैं, मीथेन एक ऑडरलेस गैस है, पर हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ऐसी गैस है जो बहुत स्मेली होती है। अगर हम भी कभी सीवर के पास से निकलते हैं तो ये गंदी स्मेल जो आती है हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है, और जो हाई कंसंट्रेशन में इवन फैटल हो सकती है, जान तक ले सकती है। तो हमें इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। और दूसरी चीज, एक अच्छा कोई भी इंस्टीट्यूट हो, गाइडलाइंस के अंदर उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, कि अच्छे से वेंटिलेशन की सुविधा वहां पे रखी जाए, कि गैसेस चेंज होते हैं। इतने बड़ा क्राउड, 200 लोगों का क्राउड, तो वेंटिलेशन तो चेंज करने की, वेंटिलेशन की अरेंजमेंट करने की बहुत जरूरत है। आपका दूसरा सवाल था कि बच्चों को रखा गया, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। जैसे ही बच्चे बेहोश हुए थे, उनको इमीडिएटली निकटतम चिकित्सा सेवाओं के पास उनको इमीडिएटली शिफ्ट किया जाना चाहिए था, जिससे कि उनकी देखभाल ठीक से हो पाती। कारण जाया जाता कि उनको न्यूरोटॉक्सिसिटी हुई है, या ब्लड प्रेशर डाउन हुआ है, या हार्ट रेट पे इफेक्ट हुआ है, क्योंकि हर एक गैस का ना इफेक्ट अलग अलग होता है। तो हमें कुछ उससे भी जानकारी मिलती है कि कहाँ पे बच्चे पे इफेक्ट हो रहा है, क्यों बच्चे बेहोश हो रहे हैं। ये सब जानकारी भी अगर आप इमीडिएटली उनको ट्रांसफर करते, उनको चिकित्सा सेवा तो मिलती ही मिलती, उनकी बिल्कुल सही समय पे उनको ठीक करने की, ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन लगाई जाती, ग्लूकोज की जरूरत है तो IV फ्लूइड्स लगाए जाते। तो ये सब तो जरूरत था ही, पर साथ में हमें जांच में भी है सहायता मिलती कि कौन से सिस्टम पे ये ज्यादा बहुत इफेक्ट। महत्वपूर्ण बात कही सर आपने कि जांच में भी इससे जानकारी मिल पाती कि आखिर किस वजह से ये हाल हुआ है छात्राओं का, क्यों यहाँ पर जो छात्र बेहोश हुए हैं, जो यहाँ पर विद्यार्थी बैठे थे, उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ा। कनिष्क जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोचिंग संस्थानों की ओर से जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो काफी एक्टिव हो जाते हैं कोचिंग संस्थान, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात करते हैं। अभी हाल ही में मुखर्जी नगर की जो घटना सामने आई थी, उसके बाद तमाम जांच पड़ताल हुई थी, बावजूद इसके थोड़े ही दिन बाद मामला शांत हो जाता है और ऐसे मामले सामने आते हैं। जी, कोचिंग संस्थान के पास आजकल जगह की कमी नहीं है, पर आज की तारीख में वो ऐसी जगह देखते हैं जहां पे उनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उन कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर सके। इस कारण की वजह से ऐसे मामले दोबारा उत्पन्न होते हैं। आप देखेंगे कि जो बड़ी संस्थाएं हैं कोचिंग की, वो फिर भी नॉर्म्स को फॉलो करती हैं, ऐसी वर्किंग स्पेस लेती हैं जहां पे एयर वेंटिलेशन हो, मेथड हो जहां पे लोग इवैक्यूएट कर सकें अगर कोई भी गड़बड़ी हो, एक मिनिमम लेवल की सेफ्टी हैजर्ड प्रोटेक्शन रखते हैं। पर जिस तरह से हमारे देश में डिमांड है कोचिंग की, बहुत सारे ऐसे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो हर नुक्कड़ मोहल्ले में हो रहे हैं, जो अवैध तरीके से चल रहे हैं। तो जरूरत है प्रशासन को ऐसे कोचिंग संस्थानों को बंद करने की, सील करने की, ताकि वो जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कर सकें। तो इसमें कंटिन्यूस जरूरत है सरकार के हस्तक्षेप की, ताकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, देखिए, वॉयलेट कुल कर रहे मिलाकर हैं। कनिष्क जी के पूरे मामले को लेकर अभी प्रशासन की सजगता की
बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ओपी जी, जिस तरीके से इस कोचिंग संस्थान का ये मामला सामने आया है, 200 कैपेसिटी वाला ये कमरा था और सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट के लिए गेट था। ऐसे में अगर भगदड़ की स्थिति होती तो कितने बच्चों के यहाँ पर हालत खराब हो सकते थे। अभी तो 10 बच्चे बेहोश हुए गैस के रिसाव की वजह से, लेकिन भगदड़ की स्थिति में हालात और भी खराब हो सकते थे। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। खराब हो सकते थे, बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही है। और 200 बच्चों की ये कह रहे हैं, लेकिन 100 बच्चों से ज्यादा की कैपेसिटी का नहीं है वो हॉल। आप उसका देखिए, मैंने अभी हमारे फायर अफसरों से बात करी है कि वो 100 लोगों से ज्यादा का कैपेसिटी का नहीं है, लेकिन 200 बच्चे उसमें पढ़ते थे। अगर भगदड़ मस्ती तो हो सकता है बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कोई भी कुचल जाते हैं वो लोग, क्योंकि ये तो 5-10 लोगों पर ही हुआ था हैवी, और पूरे एरिया में गैस नहीं फैली। पूरे एरिया में गैस फैलती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सीढ़ियां भी इतनी कैपेसिटी की नहीं है कि एक साथ इतने बच्चे निकल सके। तो ये तो बहुत बड़ी हादसे को न्योता देना है। अभी नया भेड़ चाल है, जैसे गोपालपुरा बाईपास पर सारे कोचिंग सेंटर है तो सारे इधर ही खुलते जा रहे हैं, जबकि जैसे गोठवाल साहब ने बताया हाउसिंग बोर्ड ने बहुत बड़ा कोचिंग हब बनाया, लेकिन वहां कोई नहीं जाना चाहता कि हम अलग से जाएंगे तो हमारे लिए स्टूडेंट नहीं आएंगे। जबकि जाएंगे तो स्टूडेंट तो उनके नाम के हिसाब से जाना चाहिए, उनका नाम है, अगर अच्छा गुडविल है तो वहां भी स्टूडेंट जाएंगे। तो ये अगर उधर जाए तो उधर काफी बड़ा एरिया है और वहाँ ये हादसों से में कमी आ सकती है, क्योंकि उसी हिसाब से वो बनाया गया एरिया। ठीक है सर। अनिल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर कोई परिजन अपने बच्चों को किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला दिलाते हैं, आश्वस्त होकर अपने बच्चों को भेजते हैं कि भविष्य उनका उज्जवल होगा, लेकिन वर्तमान में जो परेशानियां बच्चों को आ रही है, जो व्यवस्थाएं कोचिंग संस्थान दे रहे हैं, इसको लेकर तो खतरा बढ़ता जा रहा है। शिवानी जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और गरीब गांव के जो बच्चे आ रहे हैं, अभी बता रहे थे अपने इंटरव्यू के अंदर साहब, हमारे 10,000 रुपए कैसे हमारे माँ बाप ने इकट्ठे करके हमारे को कोचिंग के लिए यहाँ भेजा है, और हमारा कोचिंग सेंटर इस प्रकार का है, तो उनको व्यवस्थाएं जो है वो हम दे नहीं पा रहे हैं। सरकार भी उन नियमों की पालना करवाने में कहीं ना कहीं मजबूरी जाहिर कर रही है। तो फिर कौन कराएगा? सरकार से ही ये अपेक्षा की जाती है या निगम से कि भाई अगर मान लो इस तरह की कोई व्यवस्था है तो व्यवस्था देना सरकार का काम है, तो सरकार ही दे। और सरकार के अंदर जो नगर निगम है, तो इनको जो नॉर्म के विपरीत बने अवैध बिल्डिंगें बनी है, इनको कहीं ना कहीं नोटिस दे के कोई पालना करानी चाहिए। इस तरह की दुर्घटनाएं, मैं तो ये कह रहा हूँ, स्टैम्पीड हो जाता, आग लग जाती, मान लो ये तो गैस है, आग लगती तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, और ऐसे में प्रशासन और नगर निगम दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर जेपी, समय थोड़ा कम है, 30 सेकंड में सर जवाब दीजिएगा। देखिए, जिस तरीके से कोचिंग संस्थान मानकों का पालन नहीं कर रहा है, ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जान को खतरा है। क्या सुधार करने की अभी जरूरत है? देखिए, सुधारों में बात करें तो सुधार फिजिकल चाहिए, सुधार हमें बायोलॉजिकल चाहिए, सुधार हमें हवा में चाहिए, और फिजिकल सुधार इसमें की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडुकेट स्पेस, एयर चेंजेस, एडुकेट एग्जिट गेट्स, एटलीस्ट 2 एग्जिट गेट्स आर मैंडेटरी, कि जहां से आदमी एंट्री कर रहे हैं वहां से दूसरे से एग्जिट भी कर सके। तो हर एक जगह पे ये गाइडलाइंस हैं कि एटलीस्ट 2 गेट्स होने चाहिए हर एक कमरे के अंदर। और हवा के चेंजेस, हवा का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हवा बदलती रहे वहां पे, नॉट ओनली गैसेस। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया है सर। अगर इन मानकों का पालन अगर कोचिंग संस्थान करते हैं तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर जेपी हमारे साथ थे, कनिष्क गौड़ हमारे साथ थे, ओपी गुप्ता हमारे साथ थे, और अनिल कुमार गोठवाल जी हमारे साथ थे। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी राजस्थान के साथ अपना कीमती समय साझा करने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।